गाइस, वेलकम बैक टू कैरियर एकेडमी स्कूल विनमार। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड के टाइप्स। हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि सॉलिड के 4 टाइप्स होते हैं: मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स। सबसे फर्स्ट हमारा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिनोट किया हुआ है कि दिस आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड हम किसे बोलेंगे? अगर किसी सब्सटेंस के अंदर उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वही अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है तो वो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। अब देन मॉलिक्यूलर सॉलिड को आगे और क्लासिफाइड किया हुआ है नॉन पोलर, पोलर और कोवेलेंट के अंदर। तो हम उसको आगे समझ लेते हैं कि किस टाइप से इसको पढ़ना है। सबसे फर्स्ट हमारा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब नेम से ही सामने आ रहा है कि ये नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर क्या होता है पहले उसको समझते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल्स है और जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ H2, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, ये H2 का मॉलिक्यूल्स है। अब इस हाइड्रोजन के पास और इस हाइड्रोजन के पास आप ध्यान से देखिए कोई चार्ज नहीं है, ना तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना इसके पास नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है इनके पास। तो ये नॉन पोलर हो गए। अगर कोई मॉलिक्यूल्स है जिसके पास 2 चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, 2 पोल है पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसे हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। बट H2 हो गया, I2 हो गया, इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होते क्योंकि दोनों ही जो एटम है वो कैसे है, सेम है। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यहाँ कोई भी सवाल नहीं बन सकता। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझ में आ गए। अगर कोई मॉलिक्यूल्स है जिनके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, दोनों ही एक जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो उसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलने वाले हैं। अब समझते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है? आइदर एटम्स लाइक नोबल गैस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स H2, I2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं, गैस फॉर्म में ये नहीं होने वाला है। सेकंड जो इसका पॉइंट है, द एटम या मॉलिक्यूल्स हेल्ड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्सेज, जिसको हम लंडन फोर्स बोलेंगे। अब अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे एक मॉलिक्यूल्स है आपका H2, या आपका एक मॉलिक्यूल्स H2 है, जस्ट इसके पास दूसरा मॉलिक्यूल्स आएगा वो भी H2 का। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, टेम्परेरी फोर्स लगने वाला है, बिल्कुल ही वीक फोर्स लगने वाला है, जिसको हम बोलते हैं वीक डिस्पर्शन फोर्स या लंडन फोर्सेज। दोनों ही नॉन पोलर है तो टेम्परेरी बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है और दोनों मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं, जिसको हम बोलेंगे लंडन फोर्सेज। अब है अगला जनरली सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स किस टाइप के होते हैं? सॉफ्ट टाइप में होने वाला है, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही वीक लगने वाला है। अगर अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो हमेशा बात ध्यान रखनी है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होने वाला है, लो होने वाला है। जितना अट्रैक्शन या जितना जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाई होने वाला है। बट यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ये इंसुलेटर है। अगला जो पॉइंट है, वोलेटाइल एंड हैव ए लो एंथैल्पीज ऑफ वाइब्रेशन। वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब ये विलय है, ठीक है। या अगर आप किसी में इसको सॉल्युबल करते हो तो इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, वोलेटाइल है। एंड हैव लो एंथैल्पीज ऑफ वाइब्रेशन। विब्रेशन का मतलब है कि अगर इसको आप ये सॉलिड स्टेट में है और इसको वेपर के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो हीट आपके लिए एंथैल्पीज कहलाएगी। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए इनके बीच में जो फोर्स है बहुत ही वीक है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, इसलिए लो एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे एंथैल्पी भी कैसी होगी, लो, बिकॉज द अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, लो अट्रैक्शन फोर्स है, वीक डिस्पर्सन फोर्सेज है। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है आपका वो है पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड। तो नॉन पोलर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एग्जांपल में आप जैसे मैंने हाइड्रोजन वाला लिया था, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल्स वाला, आयोडीन का भी ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हो। ये सभी मॉलिक्यूल्स इसी फॉर्म में आने वाले हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर में क्या होने वाला है, पोल बनने वाला है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल।
अब सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होने वाले हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होने वाले हैं। मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिव स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कैसा फोर्स है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। देखिए यहाँ से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ HCl का। अगर मैं इनके बीच में बॉन्ड बनाना चाहता हूँ HCl, तो अब आपको पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा तो इसकी ओर माइनस लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ये एक मॉलिक्यूल बन चुका है HCl का, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस और क्लोरीन के ऊपर माइनस, क्योंकि दोनों एटम डिफरेंट है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के पास चला जाता है, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज। अब इसके पास पोल जनरेट हो चुके हैं, ध्यान से देखो आप, एक के पास नेगेटिव पोल, एक के पास पॉजिटिव पोल, दोनों के पास पोल जनरेट हो चुके हैं। तो अब इसके पास जैसा ही मैं दूसरा मॉलिक्यूल्स बनाता हूँ, ठीक है, इसके पास जस्ट दूसरा मॉलिक्यूल्स जैसे छोटा सा बना लेते हैं, ये HCl, जिसके पास पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दूसरा मॉलिक्यूल्स वापस आएगा HCl पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा और एक बॉन्ड बनेगी जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी ऑन द कंपैरिजन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहाँ पे डिनोट किया हुआ एक एग्जांपल में सॉलिड HCl लिया, आप H2 ले सकते हो, अमोनिया ले सकते हो, सब आप समझ सकते हो इससे। अब इसकी करेक्टरिस्टिक में अगली जो पॉइंट है वो है कि सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो, ठीक है, बट नॉन पोलर की कंपैरिजन में हाई होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है हाई एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन। इसकी जो एंथैल्पी है वो कैसी होने वाली है, हाई होने वाली है, ठीक है। एंथैल्पी क्या होता है मैंने वापस समझा दिया था आपको जस्ट पहले। देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है ना, इसको अगर आपको वेपर के फॉर्म में लाना है तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी वो ज़्यादा रहने वाली है ऑन द कंपैरिजन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट हो गए नॉर्मल जो हमें ध्यान में रखने थे। अब बात करते हैं आगे, इसका जो तीसरा है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड या मॉलिक्यूलर सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला। सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक खुद पर्टिकुलर हाइड्रोजन का नाम आया है, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड क्यों बोलते हैं इसको। अब इसमें देखो ध्यान से, जितने भी बॉन्ड बनाएगा वो सब जगह हाइड्रोजन बनाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने बहुत जगह देखी होगी, बट अगर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ओनली फॉर फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ होती है तभी हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड बोलेंगे। बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और उन्हीं के साथ ये बॉन्ड बना सकता है। अब ये होता कैसा है बॉन्ड उसको समझते हैं। सबसे फर्स्ट हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, एग्जाम्पल में इसने लिया है वाटर का, ठीक है। बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब इस एग्जाम्पल को समझते ध्यान से देखिए, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल्स है जिसमें H2O। अब इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना हुआ है ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, इसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड कदापि नहीं बोलोगे, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं, कोवलेंट बॉन्ड है। बट यहाँ पे देखिए ये जो बॉन्ड बना हुआ है एरो करके शो किया हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये दोनों ही देखो ध्यान से, ऑक्सीजन दोनों के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक के साथ कोवलेंट एक के साथ हाइड्रोजन। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम इस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसने इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड तो बना दिया था। अब इसके पास और बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट जैसे ही ऐसा कैसा मॉलिक्यूल्स दूसरा इसके पास में आता है तो इनके बीच में क्या होता है, पोल जनरेट हो रहे हैं। देखो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन लगेगा, एक वीक अट्रैक्शन टेम्परेली, जिसको बोल सकते हैं एक बॉन्डिंग बन जाएगी, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो ये ऐसा सभी आगे ऐसे ऐसे बॉन्डिंग बनते जाएंगे और पूरा वाटर का स्ट्रक्चर हमारे सामने तैयार होता है। तो ये जो बॉन्ड है वैसे ध्यान रखो कि हाइड्रोजन किस किस के साथ बना सकता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, और किसी के साथ बनाए तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलेंगे। अब बात करते हैं आगे कि हार्ड इन नेचर एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेचर में कैसे होता है, हार्ड होता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा, लो, बिकॉज द वीक अट्रैक्शन फोर्स या वीक फोर्सेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है
आयनिक सॉलिड्स, हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड को पढ़ लिया, अब आयनिक सॉलिड्स को पढ़ना है। आयनिक सॉलिड्स में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आने वाले वो कैसे होने वाले हैं, आयन होने वाले हैं। वहाँ पे मॉलिक्यूल्स से यहाँ पे इसके पार्टिकल्स आयन हो जाएंगे उस पूरे क्रिस्टल के अंदर, हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक फोर्सेज। अभी हमारे पास सामने नया फोर्स आया इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन के कारण जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, या जो ये फोर्स लग रहा है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलम्बिक फोर्स बोलते हैं, जो बहुत ही हाई होते हैं। तो हेल्ड टुगेदर, तो ये जो आयनिक सॉलिड है वो हमेशा किससे बॉन्डेड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज। वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, ये बहुत ही हार्ड बॉन्डेड होते हैं। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, अगर बॉन्डेड बहुत हार्ड है या स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो मेल्टिंग पॉइंट कैसा होने वाला है, हाई, एंड हाई एंथैल्पीज ऑफ वेपराइजेशन। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में ये कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट, बट मोल्टन स्टेट में कैसे हो जाएंगे, कंडक्टर हो जाएंगे। व्हेन डिजोल्व इन वाटर दिस आयंस बिकम फ्री टू मूव अबाउट। अगर हम एग्जांपल बात करते हैं सॉल्ट की, ठीक है, सॉल्ट जो आप खाने में यूज लेते हो उसकी बात करें तो सॉलिड स्टेट में वो क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग होता है। अगर मैं सॉल्ट की बात करता हूँ तो सॉल्ट क्या होता है, आपके सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टेड होता है, बट इसको आप पानी में डाल देते हो, वाटर में डिजोल्व कर देते हो और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो तो ईजिली सप्लाई होती है, ठीक है। जैसे आपने एक कंटेनर लिया, उसमें क्या कर दिया, सॉल्ट डाल दिया और फिर पानी से भर दिया उसको, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हो आप, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट होता है, बट अगर सॉलिड में करवाओगे तो नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हो तो वाटर में डिजोल्व करने के बाद इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है उसका जो रिस्पॉन्सिबल वो कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही जब मूव करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो जैसे आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो वाटर में डिजोल्व करने पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, और यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का रिस्पॉन्सिबल बनता है। अब आगे आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन आयनिक क्रिस्टल आर सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट। आयनिक क्रिस्टल वो आपके सॉल्युबल हो जाएगा और अदर पोलर सॉल्वेंट उसमें भी सॉल्युबल हो जाएगा, बट इनसॉल्युबल, लेकिन इनसॉल्युबल अर्थात किस में अवेलेबल हो जाएंगे, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे H2I2, इनके अंदर, या बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, इस ऐसा अगर कोई सॉल्वेंट है तो उसके अंदर ये नॉन सॉल्युबल होता है। और अगर आयनिक क्रिस्टल है जैसे H2O की बात कर ली, वाटर ले लिया, इनके अंदर ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। आयनिक खुद किसके अंदर सॉल्युबल होगा, अगर कोई आयनिक कंपाउंड मिलेगा, तो ये नॉर्मल सी बात थी। अब आगे इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ये जितने भी एग्जाम्पल है सब आपके इसके एग्जाम्पल रहने वाले हैं आयनिक सॉलिड के, ठीक है। मैं वापस क्लियर कर देता हूँ कि आयनिक क्रिस्टल आर सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज क्योंकि आयनिक क्रिस्टल में भी क्या होता है, पोल जनरेट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। वाटर में भी कैसे होते हैं, पोल जनरेट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। H2O में देख लो, H+ OH- पोल जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पोल जनरेट हो रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट करके आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं और इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। बट एक पोलर आपके पास कोई कंपाउंड है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है यहाँ, तो दोनों को अगर मिक्स करोगे तो दोनों मिक्स नहीं होने वाले हैं, दोनों सॉल्युबल नहीं होने वाले हैं। अब नेक्स्ट है आपका ये डायग्राम, देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक क्रिस्टल दिख रहा है जिसके अंदर जो क्लोराइड है हमेशा नेगेटिव जो आयन उनकी साइज़ बड़ी होती है, पॉजिटिव आयन की साइज़ छोटी होती है। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑफ सी मॉडल जो मेटेलिक बॉन्ड के अंदर यूज होने वाला है, इसके अंदर हमें देखना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये तो पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम क्या बोलेंगे, कर्नल बोलने वाले हैं। और ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो आपको दिख रहा है लाइनिंग से, ये इलेक्ट्रॉन का पूरा सी है, समुद्र के जैसे पूरा इलेक्ट्रॉन बिछा और उसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से अरेंज रहते हैं। अब देखो ध्यान से, मेटेलिक पॉइंट में क्या क्या पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है। सबसे फर्स्ट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयन। इसके जो पार्टिकल्स है वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैर्नल्स बोलते हैं। इम्प्रेस इन द सी ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ मूवेबल इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो देखो ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन ये कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं।
इजीली मूव हो सकते हैं, ठीक है। जैसे समुद्र के अंदर पानी कैसे मूव होता है, सेम उसी टाइप का ये अरेंजमेंट होता है इनका। अब आगे हम बात करें तो इसका जो अगला पॉइंट है वो है कि फोर्स बिटवीन मेटल आयंस इज मेटेलिक बॉन्डिंग, हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल, ठीक है। हार्ड होते हैं बट मेलेबल भी होते हैं, ठीक है ना। आप आराम से इसको मोड़ सकते हो, इसका साइज आप चेंज कर सकते हो, मेलेबल होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद गुड कंडक्टर इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। ये कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर होता है, सॉलिड में भी गुड कंडक्टर होते हैं और मोल्टन में भी गुड कंडक्टर। अगर आप किसी भी मेटल को लेते हो तो वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी। बिकॉज पूछते हैं क्यों? क्योंकि फ्री मूवेबल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो आराम से मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीधी सी बात है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होने वाला है? क्योंकि इनके बीच में फोर्स कैसा है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही स्ट्रांग लगने वाला है। एग्जाम्पल में नॉर्मली जो मेटल है, कॉमन मेटल्स लाइक नियॉन, कॉपर, एलॉयज, जितने भी ये सब इसमें आने वाला है। अब मेटेलिक सॉलिड के अंदर हमने डायग्राम में देख लिया कि इस टाइप से इनका अरेंजमेंट होता है। पॉजिटिव जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं और जो सीमो आपके सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसको हम मेटेलिक फोर्स या मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपके पास मेटेलिक बॉन्ड के बाद वो है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। नेटवर्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा एक जाल होता है, इसलिए हम इसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। कोवेलेंट सॉलिड में सिंपल सी बात है, याद रखना है कि ये शेयरिंग करने वाला बॉन्डिंग है, हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम 50-50 या जो भी इनका परसेंटाइल होता है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन या उसके हिसाब से जो मनी शेयर करते हैं, वैसे भी यहाँ पर भी है कि अगर इनको कोई नया बॉन्ड जनरेट करना है तो एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बना देंगे। तो एटम्स आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन रहने वाला है? एटम्स रहने वाला है। कोवेलेंट बॉन्डिंग बनने वाली, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इनका कैसे रहने वाला है? हाई रहने वाला है। एग्जाम्पल में आपको बहुत सारे दिख रहा होगा, क्वार्ट्ज, ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट, ये सब इसमें आने वाले। नॉर्मली मैं अगर बात करूँ जैसे CH4, ठीक है, ये भी एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है। तो होता किस टाइप से, उसको समझते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए इधर, अगर ये आपका कार्बन है तो कार्बन के पास आपको पता है वैलेंसी कितनी होती है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये है हाइड्रोजन, ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये सभी को पता है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये देगा कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, बॉन्ड बन गया। इधर भी ऐसे कैसे बॉन्ड बन गया, इधर भी ऐसे कैसे बॉन्ड बन गया, इधर भी ऐसे कैसे बॉन्ड। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके आपस में बॉन्ड बना देते हैं, यानी शेयरिंग वाला एक बॉन्डिंग है। जिस ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का रहने वाला है, जिसको हम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसमें एग्जांपल हो गया, ऑल आर हार्ड इन नेचर एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जितने भी आपके बॉन्ड बनने वाले हैं और जो भी कंपाउंड रहने वाले हैं वो सब कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होती है? प्लेटें होती है, ठीक है, जो बहुत ही स्लिपी होती है। ग्रेफाइट खुद एक कैसा है? हार्ड होता है बट इतना हार्ड नहीं होता है बाकी के कंपैरिजन में। ये सॉफ्ट होता है, इसका पाउडर बनता है, इसका हम यूज़ भी लेते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर, ठीक है। अब ऑल आर इंसुलेटर, इसके अंदर जितने भी ये सब इंसुलेटर होते हैं, इनके साथ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बट ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टिंग करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो इजीली मूव कर सकता है, ठीक है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट एक इलेक्ट्रॉन में से फ्री रहता है ग्रेफाइट के, अगर स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो ये तो हो गई इनकी बात कोवेलेंट बॉन्ड और नेटवर्क सॉलिड के बारे में। अब आगे जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है उसको हमें समझना है। नॉर्मल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे हमें कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर आप जैसे अभी घर में बैठे हो तो आपका जो घर है, जो एक डिब्बा बना हुआ है या एक जो घर है वो एक डिब्बे जैसा है, उसका शेप कैसा है? एक डिब्बे के जैसा है। तो आपका जो घर है वो समझ लीजिए एक 3D अरेंजमेंट है, वो भी 3D ही लगने वाला है। घर तो कोई 2D है नहीं, आप बैठे हो उसके आपकी तीनों लेंथ दिख रही है आपके सामने, ठीक है। तो ये आपका 3D अरेंजमेंट है। जो आपका घर है वो एक क्रिस्टल लैटिस हो गया और उसके अंदर जो आपके ब्रिक यूज़ की हुई, अर्थात घर बनता कैसे? ब्रिक से बनता है, एक ब्रिक, दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक, अर्थात ईंटों से बना हुआ है। तो ये जो आपकी ब्रिक्स है वो आपके लिए यूनिट
सेल होगी। अब मैं आपको इसके डेफिनेशन समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। सबसे फर्स्ट देखिए इधर, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, हमें इसको समझना है। तो देखिए, द थ्री डी अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पॉइंट्स इन द स्पेस विथ रिप्रेजेंट how the constituent particles are arranged in a crystal is known as a crystal lattice। अगर आपके पास कोई 3D अरेंजमेंट है जिसके अंदर आपके कुछ फिक्स आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं या स्पेस इन द स्पेस विथ रिप्रेजेंट, वो बार बार क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है और एक पूरा कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स को अरेंज कर रहा है कि आपके पास एक पूरा पार्टिकल्स या एक क्रिस्टल तैयार कर रहा है, तो वही आपके लिए क्रिस्टल क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लैटिस कहलाने वाला है। जैसे मैंने आपको समझाया कि आपका जो एक एक ईंट बना के घर बना रहे हो आपका जो, तो आपके लिए जो घर होगा वो एक क्रिस्टल लैटिस होने वाला है। अब उसके बाद इसके अंदर आगे है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल आपके लिए ब्रिक्स हो गई, ईंटें हो गई, क्योंकि ईंटों से ही तो घर बनता है, तो ईंट क्या हो गई आपके लिए यूनिट सेल होगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने वाला है ये आपका, ठीक है। It is the smallest particle of a crystal lattice which when repeat in different direction generate the entire lattice या crystal lattice, ठीक है। जिसका आप बार बार रिपीट करते हो और रिपीट करने पर आपके सामने क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम यूनिट सेल बोलने वाले हैं। अब यहाँ पे यूनिट सेल तो हमने देख लिया होता क्या है, अब यूनिट सेल के बारे में और डिस्कस करना है। देखिए इधर, ए यूनिट सेल इज ए करेक्टरिस्टिक बाय 6 पैरामीटर। सबसे पहले यूनिट सेल के बारे में देखते हैं कि है क्या, इसके 6 पैरामीटर कौन कौन से होते हैं उसको समझते हैं। सबसे फर्स्ट इसकी एक्सियल एंगल्स, ठीक है, एक्सिस जो इसकी एंगल्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्यूब आपके सामने है, ठीक है, तो क्यूब में आपको पता है, जैसे मैंने इस पॉइंट को ले लिया, ये वाले पॉइंट, ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके पॉइंट कितने हो गए, 6 पॉइंट्स होने वाले हैं। कौन कौन से 6 पैरामीटर्स होने, सबसे फर्स्ट इसका एंगल अल्फा, ये बीटा और ये गामा, 3 एंगल हो गए, ठीक है। उसके बाद इसके जो साइड्स है वो 3 साइड कौन कौन सी होने वाली है, एक तो आपके पास ए, अल्फा के जस्ट अपोजिट ए साइड, बीटा के जस्ट अपोजिट आपकी बी साइड, ठीक है, बी साइड और फिर आपकी सी साइड होने वाली। तो ये 3 साइड हो गई लगभग ए बी और सी, और 3 एंगल हो गए अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो नॉर्मली ये हमने समझ लिया कि इसके 6 पैरामीटर होने वाले, 3 साइड 3 एंगल रहने वाली है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर दिस आर द 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेविल लैटिस। अब इसी को ध्यान में रखते हुए कि इसके पास 6 पैरामीटर्स हैं, उसी के बेस पे इसको 7 क्रिस्टल लैटिस में या 7 क्रिस्टल सिस्टम में और 14 ब्रेविल लैटिस में इसको डिवाइड किया हुआ है। ब्रेविल लैटिस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। डिफरेंट वेज, नॉर्मल सी बात है कि डिफरेंट वेज इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज इन ए 3D शेप, जिसको आप क्या बोलोगे, ब्रेविल लैटिस बोलने वाले हो। अगर कोई सिमिलर पॉइंट्स, एक जैसे पॉइंट है और उसको हम अरेंज करते किसी 3D शेप में, तो जो शेप बनने वाला है वो आपका ब्रेविल लैटिस बनने वाला है, ठीक है। अब हम आगे क्या कैलकुलेट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन डिफरेंट क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। सबसे पहले परमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फिर बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम यहाँ पे अपने सॉलिड स्टेट चैप्टर में ओनली फॉर क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, बाकी कोई भी यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन नहीं करना है। अपने जो नोटबुक है या फिर अपनी जो बुक्स है इसमें ओनली फॉर इसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो सबसे फर्स्ट है परमिटिव सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके एटम्स कहाँ होते हैं, एट कॉर्नर पर होते हैं, ठीक है, एटम्स एट कॉर्नर पर होते हैं। अब होते कितने हैं कॉर्नर पर, तो अगर आप ध्यान से देखो इधर, अगर मैं किसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बनाता हूँ, ये लो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, ये बना दी मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कितने कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर। देखिए आप कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉर्नर हो गए। तो एटम्स एट ए कॉर्नर, तो नंबर ऑफ, अब ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एटम इन एससीसी, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो 8 कॉर्नर्स, ठीक है, इंटू 1/8 एटम पर यूनिट सेल। इसका क्या मतलब है, 8 कॉर्नर्स तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन 1/8 कहाँ से है इसको समझिए। अगर मेरे सामने ये आपके पास यूनिट सेल है, ठीक है, मैं यूनिट सेल जनरेट कर देता हूँ। ये आपके पास यूनिट सेल है और यूनिट सेल में
आप एटम को ध्यान से देखिए, एटम कहाँ है, सब कॉर्नर पर है। जैसे मैंने ये एटम बना दिया कॉर्नर पे, अब इस एटम को ध्यान से देखिए, इसका कितना पार्ट आपके इस यूनिट सेल के या इस क्रिस्टल के अंदर आ रहा है, सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है। तो ये जो पार्ट है वो होता है 1/8। तो 1/7 जब और किसी यूनिट सेल के अंदर होंगे तो आपका जो पूरा यूनिट सेल है इसका 8वां पार्ट, ठीक है, 8th पार्ट ही ओनली फॉर इसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 1/8 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। तो 8 से 8 कट हो गया, आपके पास कितना बचा, 8 से 8 कैंसिल, आपके पास कितना बचा 1। तो नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना रहने वाला है 1। इसी टाइप आपका सेकंड है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होने वाला है, कॉर्नर पर तो रहने ही वाला है, कॉर्नर वाला हमने समझ लिया, 8 × 8 कंप्लीट है। बट एक क्या रहने वाला, बॉडी सेंटर इंटू 1 एटम पर यूनिट सेल, ठीक है। तो ऑल ओवर कितने हो गए आपके पास, ऑल ओवर आपके पास कितने हो गए, 2 हो गए। एक तो कॉर्नर वाला था ही, जो कॉर्नर पे होते हैं, देखो मैं वापस बॉडी सेंटर का भी बता देता हूँ अरेंजमेंट किस टाइप का है। ये आपके पास यूनिट सेल है जिसके कॉर्नर पे तो रहने वाला है, लेकिन एक का रहने वाला बॉडी के सेंटर में, तो वो तो पूरा ही अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो तो उसको तो हम पूरा कंप्लीटली 1 गिनने वाला है। बाकी कॉर्नर पे रहने वाला है, तो कॉर्नर पर हमने अभी कैलकुलेट किया था, जस्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितना आया था 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो आपके पास बॉडी सेंटर यूनिट सेल में एटम्स कितने रहने वाले हैं 2। फिर है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस के सेंटर पर, ठीक है। तो अब क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो अब समझो यहाँ पे ये तो कॉर्नर वाले हो गए, फिर ये फेस वाला है 6 फेस, ठीक है। बट फेस में ध्यान से देखिए, मैं वापस यूनिट सेल बनाता हूँ आपको, तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। ये आपके पास यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में देखिए, अगर कोई फेस पे है, मान लो मैं इसी फेस की बात कर रहा हूँ, 6 फेस है, इस फेस को ले लिया, और यहाँ पे अगर कोई है फेस के सेंटर में, यहाँ पे कोई क्या है, एक एटम है। अब इस एटम को ध्यान से देखिए, ये एटम हाफ पार्ट है वो तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर है, और हाफ पार्ट क्या है बाहर, आधा तो इधर है और आधा इस साइड में है। अब नॉर्मल सी बात करो, अगर आपके पास एक दीवार है, ठीक है, नॉर्मली मैंने जैसे ये दीवार ले ली, इस दीवार के अंदर में सेंटर में एक क्या रखता हूँ, राउंड एटम यानी स्पेरिकल एटम्स रखता हूँ, तो वो क्या होगा, आधा इधर रहेगा इस साइड में और आधा रहेगा इस साइड में, ठीक है। तो हाफ हो गया, तो 6 का हाफ करना पड़ेगा हमें। तो फेस सेंटर में 8 × 1/8 प्लस 6 फेस है इसका हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 + 1 कितना हो गया 4। तो कितने एटम्स हो गए, 4 एटम्स हो गए। चौथा है एंड सेंटर। वैसे ये अपने बुक में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि एंड सेंटर क्या होगा, ओनली फॉर 2, ठीक है। जो आपके फेस सेंटर में कितने ले लेते हैं आप, कंप्लीट फेस ले लेते हैं, इसमें ओनली फॉर ऑपोजिट फेस लेने, कितने फेस लेने, ऑपोजिट फेस ही लेने। तो ये तो हो जाएगा कॉर्नर वाला, 2 फेस ले लिए, ठीक है। ऑपोजिट में सिर्फ जैसे एक आपने ऊपर वाला, जैसे ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका क्यूबिक यूनिट सेल है, और एंड सेंटर में क्या होता है कि ओनली फॉर 2 फेस लेने कोई भी, ठीक है। जैसे मैंने एक ऊपर वाला लिया, एक नीचे वाला लेना है, बस ऊपर नीचे ऑपोजिट फेस, ठीक है, समझ में आया। तो अब इसमें कितने फेस हो गए, 2 फेस इंटू उसका भी हाफ होगा, क्योंकि ऑक्यूपाई तो उतना ही कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 एटम्स, ठीक है। तो ये हो गए एटम्स, हमने कैलकुलेट कर लिए किस प्रकार से। अब आगे जो यूनिट सेल है, सबसे पहले है परमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं, कि when constituent particles are present only on the corner position of a unit cell, जो मैंने अभी यूनिट सेल बनाई, अगर आपके constituent particles only for कहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसके कॉर्नर पर ही उसकी पोजीशन है, तो हम उसको परमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। फिर है सेंटर यूनिट सेल। सेंटर यूनिट सेल में क्या होने वाला है कि व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन पोजीशन अदर देन द कॉर्नर्स इन एडिशन टू कॉर्नर्स, ठीक है। 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे फर्स्ट है बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर, ठीक है। तो बॉडी सेंटर क्या होता है, उसको हमें डिस्कशन करना है। बॉडी सेंटर को कि कंस्टिट्यूएंट एक सेकेंड कंटेन्स 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एट बॉडी सेंटर एंड प्लस एट ऑल कॉर्नर्स, ठीक है। जो मैंने अभी समझाया कि कॉर्नर्स पे तो रहने ही वाले हैं, कोई भी यूनिट से ले लो, सब में पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो आने ही वाले हैं। बट अगर एक पार्टिकल्स बॉडी के सेंटर में, क्रिस्टल के सेंटर में बीचों बीच, जैसे आप किसी कमरे में बैठे हो तो उसके सेंटर में एक का पार्टिकल आता है, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर कहलाएगा। फेस सेंटर में तो जैसे आप किसी कमरे में बैठे हो, कॉर्नर पर तो पार्टिकल रहने वाले हैं, बट आपके सामने जो दीवारें हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, फ्रंट बैक, ठीक है, टॉप डाउन, यानी आपका फर्श भी आएगा, छत भी आने वाली, सबके सेंटर में एक एटम है, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा, फेस सेंटर। एंड सेंटर में क्या कहलाएगा, ओनली फॉर जो आपके लेफ्ट और राइट में है, बस वहीं पे एक एटम और एक राइट में एटम।
तो उसको हम एंड सेल बोलने वाले, बाकी कॉर्नर पे सब पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पास यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन। जो परमिटिव है वो किस प्रकार से, इसका डायग्राम भी बना हुआ देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए परमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर पर रहने वाले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बॉडी सेंटर में कॉर्नर पर तो है ही, इसके अलावा एक का है सेंटर में, ठीक है। तो ये हो गया BCC। फिर आपके पास है FCC। FCC में कितने हैं, 6 फेज है, ये तो कॉर्नर पे हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके